नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए कमलेश्वर जी की कहानी ऊपर उठता हुआ मकान। कमलेश्वर जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। संकरी सी गली में उनका मकान है। अंधेरा उतरता है तो यह मकान जैसे नीचे धंसने लगता है। रात भर वह डूबते हुए जहाज की तरह धंसता जाता है। सुबह होते ही जब पश्चिम वाली ऊंची दीवार पर धूप का एक टुकड़ा तिकोनी झंडी की तरह झिलमिलाने लगता है तो उनका मकान धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। यूं वह संकरी गली गुंजान तो कभी होती ही, पर दोपहर को कुछ ज्यादा ही सुनसान हो जाती है। सूरज जब ताड़ के ऊपर उठ जाता है तब डाकिये के आते ही आहट होती है। गली में ऐसे ज्यादा लोग नहीं हैं जिनके खत आते हों। एक मुख्तार साहब ही ऐसे हैं जिनके यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन ही चिट्ठियां आती रहती हैं। एक मुरारी बाबू हैं जिनके घर पर 4-5 तारीख के आसपास मनी आर्डर वाला डाकिया आवाज लगाता है। उन तारीखों को वह धुली हुई कमीज पहनकर बैठते हैं और मुंह हाथ धोते वक्त याद से दवात में कुछ बूंद पानी भी डाल लेते हैं। मनी ऑर्डर पर दस्तखत करने होते हैं। घर के भीतर गौरी का पूरा कारोबार तब तक रुका रहता है जब तक किशन का मनी ऑर्डर नहीं आता। उसके मिलते ही दोनों राहत की सांस लेते हैं, पर आधे घंटे बाद ही घर में शीत युद्ध शुरू हो जाता है। फूलती हुई सांसों को रह रहकर संभालते हुए गौरी बड़बड़ाती रहती है, अरे सब रुपयों को अपनी टेट में रखना है तो रखो। गंगा जी की सौगंध जो एक पैसा मांगू तुमसे। कोई परजा पझारू है जो 15 रुपए हाथ पर रखे और कानों में तेल डाल दिया। खर्चा करो तो पता लगे। मुरारी बाबू सब सुनते रहते हैं, उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती, पर जब गुस्सा ज्यादा आ जाता है तो स्टूल पर रखे अपने दांत लगा लेते हैं और बकना झकना शुरू कर देते हैं। लड़ते लड़ते जब दोनों पस्त हो जाते हैं तो वह जूता पहनकर वैद्य जी की तरफ चले जाते हैं और उनकी दुकान पर ही बैठकी होती है। तब गौरी घर में अकेली रह जाती है। टीन के नीचे नीचे लेटे लेटे वह न जाने क्या याद करती रहती है। बीती हुई लंबी जिंदगी की बहुत सी बातें उसे याद आती है। खास तौर से तब उसे मुरारी बाबू का बेगाना व्यवहार सबसे ज्यादा सालने लगता है। जब भी उसे ब्याह के बाद वाली वह घटना याद आती है तो गंदली आंखें डबडबा आती हैं। जसवंत नगर से मुरारी बाबू का खत आया था, मेरी शादी आप लोगों ने अपनी मर्जी से की है तो उसकी जिम्मेदारी भी उठाइए। मेरे लिए यह कतई मुमकिन नहीं है कि यहाँ उसके साथ घर गृहस्थी जमा सकूं। खत खुलते ही घर में सन्नाटा छा गया था। माथे पर हाथ मारकर तब मुरारी की मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा था, पता नहीं विधाता ने इस करम फूटी के नसीब में क्या लिखा है। जवान मिट्टी आखिर हम कब तक संभालेंगे। और मुरारी के पिताजी इसी टीन के नीचे खड़े गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने गौरी को रोते सुना था तो बोले थे, तू फिक्र मत कर बहू, जब तक मेरी सांस है तुझे तकलीफ नहीं होगी। पर आगे की बात सोचकर वह भी घबरा से गए थे और मुरारी को अभाई तबाही सुनाने लगे थे। घर में उस दिन से एक मनहूस सा सन्नाटा छा गया था। सास की नजर में अजीब सा रहम और सचेतता आ गई थी। गली में खुलने वाली दोनों खिड़कियों को उन्होंने बंद कर दिया था। कभी शाम को छत पर गौरी जाती तो वह किसी न किसी बहाने ऊपर पहुंच जाती और पड़ोस की छतों पर पतंग उड़ाते हुए लड़के को देख देख कर उड़ती, अरे ऊँट हो गए हैं पर पतंग जरूर उड़ाएंगे। और फिर वही छत पर बैठे बैठे वह बड़े भेद स्वर में गौरी को पड़ोस के घरों के कच्चे चिट्ठे सुनाया करती और उसके मन में सबके लिए घृणा पैदा करती और मेल जोल ना बढ़ाने की हिदायत देती। पर जब गौरी अपने को देखती तो यही सोचती कि आखिर क्या कमी है उसमें। और फिर सास की जगह जबान पर एक ही बात रहती, जवान मिट्टी है, अरे ऐसे कैसे पार लगेगा। तब यह घर उसके लिए दहकता हुआ आवा बन गया था। लंबी लंबी साए साए करती दोपहरियां, काली अंधेरी रातें और निपट अकेली सुबह। आखिर अपनी जिंदगी से ऊबकर एक रात उसने गले में रस्सी का फंदा डाला था, पर बाबूजी ने ना जाने कहां से आहट पाली थी। माँ जी को उन्होंने हड़बड़ाकर जगाया था और उसे बाहर लाकर बहुत समझाया था।
सवेरे तक वह उसे पास बैठाकर लालटेन की मध्यम रोशनी में रामायण पढ़ पढ़कर समझाते रहे थे। सुनो बेटा, इससे चित्त शांत होगा। इसके बाद पहरेदारी और बढ़ गई। माँ जी और बाबूजी दोनों की आंखों से नींद उड़ गई थी। उनकी आंखों में निपट उदासी और दहशत भरी रहती। माँ जी ने मिट्टी के तेल का पीपा छोटी कोठरी में बंद कर दिया था और बाबूजी दूसरों के आराम का बहाना बनाकर घर की रस्सी पंचायती कुएं की जगत पर छोड़ आए थे। धीरे धीरे मौत का साया सरक गया था, पर घर की बोझिलता में कोई कमी नहीं आई थी। आस पड़ोस की कोई औरत कभी पूछ बैठती कि मुरारी की बहू को कब ले जा रहा है, तो माँ जी भीतर घबराते हुए भी ऊपर से प्रकृतिस्थ होकर कहती, उसकी दौरे की नौकरी है, बहू कैसे अकेली रहेगी भला परदेश में। और फिर बहू खुद नहीं मानती है, कहती है अम्मा जी 1-2 साल तुम्हारी सेवा कर लूं तब जाऊंगी कहीं। यह सुनकर उसका दिल फटने लगता। और जब बाबूजी सास की तीजों पर उसके लिए खुद मेहंदी की पत्तियां अंगूछे में बांध कर लाते तो उसका दिल पसीज उठता था। जरा भी इच्छा ना होने पर वह मेहंदी रचाती थी, चुनरी पहनती थी और गली में नंदों के साथ झूला झूल लेती थी। तभी उसे फिट्स पड़ने लगे थे। आखिर एक बार बाबूजी जसवंत नगर गए थे और जबरदस्ती मुरारी को घर ले आए थे। शाम की गाड़ी में दोनों वापस आए थे। घर में धुआं भरा हुआ था। दूर आसमान की अबाबिलें उड़ रही थी। मुंडेरों पर उगी हुई लंबी लंबी घास धीरे धीरे कांप रही थी। तुलसी पर पुरानी बदरंग चुनरी पड़ी हुई थी। माँ जी खाना पका रही थी। गौरी चौके में उनका हाथ बटा रही थी। मुरारी मेहमानों की तरह खाट पर चुपचाप बैठा हुआ था। खाना खाकर सब अजनबियों की तरह चुपचाप बैठे रहे थे। बाबूजी ने मुरारी से आगे की तरक्की की एक आध बात पूछी थी। फिर माँ और बाबूजी उठकर बाहर वाली कोठरी में सोने चले गए थे। और तब गौरी उसके सामने घुटनों में सिर दिए कसाई की बकरी की तरह बैठी रही थी। रात गहरा गई थी। खामोशी के कारण सन्नाटा और भी भारी हो गया था। बाहर कोठरी में लेटे हुए बाबूजी, अम्मा जी की आंखों में नींद नहीं थी। अजीब संशय की रात थी। पता नहीं इस रात का क्या होगा। आसमान कारखाने की टीन की तरह मटमैला था। दोनों सांस रोके एक एक आहट के लिए चौकन्ने थे, पर दोनों एक दूसरे से भी बहाना कर रहे थे जैसे वे निश्चिंत हो। बाहर गली में कुत्ते धीरे से गुर्राए थे तो वे दोनों कसमसाए भी थे। तभी पीछे वाली चारा मशीन के चलने की आवाज आई थी। आधी रात में उसका चलना और भी भयानक लग रहा था। बाबूजी को उलझन सी हुई। भीतर आंगन की कोई आहट नहीं सुनाई दे रही। काफी देर बाद चारा मशीन एकाएक बंद हो गई थी और कुछ अजीब तरह की कातर आवाजें आने लगी। अंधेरे में ही माँ जी ने आंखें खोलकर पास लेटे बाबूजी को देखा था। वह भी जाग रहे थे। अजी, यह आवाज सुन रहे हो? माँ जी ने फुसफुसाकर कहा था। बाबूजी ने चुपचाप करवट बदल ली। लगता है कोई किसी को कत्ल कर रहा है। माँ जी की आवाज में घबराहट थी। शायद पिछवाड़े पासियों के घर। तुम्हें ना कभी अकल नहीं आएगी, चुपचाप सो जाओ, बाबूजी ने कहा था। वह निश्चिंत हो गए। चारा मशीन फिर चलने लगी थी और उसके शोर में सब कुछ डूब गया। सुबह गौरी माँ जी के उठने से पहले नहा धोकर चौके में पहुंच गई और सब कुछ हल्के से बदल गया था। जब भी उसे वे दिन याद आते तो दिल में एक हुक सी उठती थी। आज भी गंदली आंखों में पानी तैराता है और एक संशय भीतर ही भीतर रेंगने लगता है। टीन के नीचे लेटे लेटे उसे लगता है कि पूरी जिंदगी यूं ही गुजर गई। ये ऐसे ही बेगाने बने रहे। कभी किया तो बहुत प्यार किया, नहीं किया तो हारी बीमारी में हाल तक ना पूछा। इतनी लंबी जिंदगी, 45 बरस हुए बिया को। 45 बरस, इतने लंबे अरसे को सोचकर उसे हल्का सा सुख भी मिलता है और पछतावा भी होता है। कैसे कट गए इतने दिन, 45 बरस। तभी एक छाया उभरती है और उसका दिल बैठने लगता है। वैद्य जी के यहाँ इनका इतना उठना बैठना कुछ तो मतलब रखता है। पिछले 45 वर्षों में कई बार वैद्य जी की पत्नी का जिक्र हुआ। उन दिनों के बीच सतवंती के अलावा और कोई छाया नहीं आई। तब वैद्य जी जसवंत नगर में थे और गौरी जब मुरारी के साथ पहली बार वहां गई थी तो वैद्य जी की पत्नी सतवंती ने उसे पहली हिदायत दी थी, खाने पीने के शौकीन हैं मुरारी बाबू, जरा ख्याल रखना। यह सुनकर उसकी तन बदन में आग लग गई थी। आखिर इस औरत को क्या लेना देना है उसे? जब जब वह घर आई उसे हमेशा वही एक संशय काटता रहा। तब एक दिन के लिए उसका दिल सास ससुर के पास नहीं लगा था, पर मुंह खोलकर कुछ कह पाना भी मुश्किल था।
कई बार उसे शक हुआ था कि मुरारी वैद्य जी की कभी कभार पैसे से भी मदद करते हैं, इसलिए घर में कुछ नहीं आ पाता और ना एक पाई बच पाती थी। जसवंत नगर में मुरारी की नौकरी भी इतनी अच्छी नहीं थी कि जिसके लिए वे वहीं पड़े रहे, पर उनका आना नहीं होता था। अपने शहर में उतनी ही तनख्वाह पर तहसील में नकल नवीसी की नौकरी मिल रही थी, पर वह नहीं आए थे। और जब आए थे तो वैद्य जी का औषधालय भी साथ बांध कर लाए थे। वहां वैद्य जी की किस्मत चमक उठी थी और उन्हें पैसे की तकलीफ नहीं रह गई थी। पिछले 45 वर्षों में वैद्य जी को लेकर भी उसकी मुरारी से कहासुनी हुई है, पर मुरारी ने इस संबंध में उसकी एक बात कभी नहीं मानी। हर बार गौरी को नीचा ही देखना पड़ा और सैकड़ों बार अपनी बेइज्जती करा वह बिल्कुल चुप हो गई। कई बार उसने घुमा फिरा कर मुरारी से पूछना चाहा तो हमेशा उसने यही जवाब दिया, भले घर की औरतों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये गंदी बातें तुम्हारे दिमाग में आती कैसे हैं? एक क्षण मुरारी के चेहरे पर जो तकलीफ उभरती थी उसे देखकर वह परास्त हो जाती, अपने ऊपर उसे ग्लानि होती थी। अरे आदमियों का कुछ भरोसा नहीं, कभी जब रेवती भेद भरे स्वर में कहती तो गौरी हंसकर बोलती, तुम्हें नहीं होगा, हमारे कृष्ण के बाबूजी तो देवता हैं देवता। कभी आंख उठाकर उन्होंने मोहल्ले में नहीं देखा। उन्हें तो यह भी पता नहीं किस घर में कितनी जनानियां हैं। मर्दों के लक्षणों का कुछ पता नहीं बहन, रेवती फिर बोलती तो गौरी निश्चिंतता से कहती, अरे अब हम काहे की फिक्र, 60 की उम्र हुई, अपनी फिक्र करे वो जिनके वो जवान हैं। और एकाएक बुढ़ापे की यह बात सब संशय को काट फेंकती, इसके आगे कोई क्या कहेगा। तब उसे बहुत सी वे बातें याद आती जो उसकी बिल्कुल निजी थी, जिनमें किसी का दखल नहीं था, और उन्हें सोचकर वह भगवान को लाख लाख धन्यवाद देती कि उसे ऐसा पति मिला था जिसने जिंदगी काट दी। नहीं तो कितनी कितनी खुआरी हुई थी औरतों की घर की देहरियों के बाहर तक। किससे पहुंच गए? राम रतन की घरवाली संख्या खाकर मर गई थी, और जमुना का आदमी सन्यासी होकर निकला तो आज तक घर वापस ना आया। अब भी जमुना सिंदूर लगाती है, करवा चौथ का व्रत रखती है, भर भर बाहर रंगीन चूड़ियां पहनती है, और इस निपट बुढ़ापे में भी सधवा के ठसके से रहती है। रेवती ने ही एक दिन कहा, जमुना अब इस बुढ़ौती में तुम्हारा यह सिंगार पठार अच्छा नहीं रहता, पता नहीं सन्यासी जी कहाँ मर खप गए होंगे। सुनकर जमुना बिफर उठी थी, अपने खसम का सुहाग भरती हूँ, तेरी छाती पर काहे को सांप लौटता है? अरे अब 70 की हुई सन्यासी जो 50 पार करके गए, पर लोग ना सिधारे होंगे। रेवती पूरी बात भी नहीं कह पाई थी कि जमुना ने उसका मुंह नोच लिया। तू अपने को मरा समझ ले, पड़ा पड़ा नरक भोग रहा है, चूड़ियां तोड़ दे, शायद उसके प्राण भी निकल जाए। बड़ी आई हमें सीख देने वाली, कोड़िन होके मरेगी ससुरी। जमुना किसी की नहीं सुनती, उसे विश्वास है कि उसका पति जब तक जिंदा रहेगा तब तक वह सुहाग भरती रहेगी, और वह चाहे घर आए या ना आए। जब जमुना साथ में नहीं होती तो सभी उसे सदा सुहागिन कहकर पुकारती हैं। और इस सब के बीच गौरी जब अपने को देखती है तो बहुत भाग्यवान पाती है। उसका आदमी जीता जागता चलता फिरता है, तभी उसकी आंखें खुशी से चलचला आती हैं और वह टूटते शरीर की सारी व्यथा भूल जाती है। कमजोर आंखों से भी उसे सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। सोने घर में बच्चों का शोर सुनाई देने लगता है। टीन में लेटे लेटे तभी उसे पश्चाताप सा होने लगा। वह खामखा 10-5 रुपयों के लिए उलझ पड़ती है। आखिर वह अपनी छाती पर रखकर तो नहीं ले जाएंगे। इस वक्त भी वे वैद्य जी के अलावा और किसके पास गए होंगे? बड़ी बात नहीं है वैद्य जी की घरवाली ऐसे हंस हंस कर बतियाती है कि आदमी अपनी उम्र भूल जाता है। वह पड़ी पड़ी यही सोच रही थी कि बाहर दरवाजे पर छड़ी की आवाज, बहुत नाराज होकर गए हैं, वैसे ही जले फूके लौटे होंगे। गौरी उठकर बैठ गई। वह उनके आते ही सब कुछ ठीक कर लेगी, कभी इन जरा जरा सी बातों पर गुस्सा नहीं होने देगी। मुरारी बाबू भीतर आए, जो उनके हाथ में एक दोना था। उनकी सांस फूल रही थी, मुंह पसीने से तरता। आते ही उन्होंने दोना गौरी के हाथ में थमा। अरे यह क्या लाए? दही है, अपनी टोपी उतारकर हवा करते हुए बोले। गुस्से से तुमने अपने लिए तो कुछ बनाया नहीं होगा, एकादशी का व्रत ऊपर से होगा, यह खा लेना, नहीं तो शाम तक बेहाल हो जाओगी। गौरी की आंखों में अपार स्नेह उमड़ आया। उसकी गर्दन की नसें अब भी तपक रही थी और पसीने की धार कनपटियों से बह रही थी। दही रखकर वह पंखा झलने लगी। मुरारी बाबू वहीं घाट पर लेट गए। उनका दाहिना पैर बुरी तरह कांप रहा था। बहुत दिनों से यह रोग उन्हें हो गया था। कमीज के बटन उन्होंने खोल दिए थे। चमड़ी के नीचे पसलियां धौंकने की तरह चल रही। अब शरीर चलता नहीं। बड़ी मायूसी से बाबू बोले थे, यह पैर भी बहुत धोखा देता है। तेल मल दूं? गौरी ने पूछा। कमर तो फोड़े की तरह दुख रही है। हल्के से कराते हुए मुरारी बाबू ने करवट बदली। अपना कुछ तो ख्याल किया करो। दही को ऐसी कौन सी जरूरत थी? गौरी की समझ में नहीं आ रहा कि वह कैसे उनका सारा दर्द और थकान दूर कर दे।
एक क्षण की खामोशी के बाद वह बोली, वैद्य जी से ही कोई दवा ले लो, पिछले 1 बरस से तुम्हारे जोड़ों में दर्द। अरे अब तो यह दर्द मौत के साथ ही जाएगा, मुरारी बाबू ने टीन को ताकते हुए कहा। एक मर्ज हो तो बताऊं। छाती में अलग दर्द रहता है, आंखें अब साथ नहीं देती। अभी लौटते हुए खंबे से ऐसा टकराया कि आंखों तले अंधेरा छा गया। बड़े जोर से चोट घुटने पे भी लगी है। हैं? कहते हुए गौरी ने उनके घुटने से धोती सरकाई तो देखा वह छिला हुआ था। उछटी हुई खाल से खून की पतली सी झिल्ली जम गई थी और ऊपर से पानी का छलछला आया था। वह धीरे धीरे टटोलती हुई उठकर गई और सरसों के तेल में रुई भिगो लाई। छिले हुए घुटने पर फहार रखकर हल्के हल्के हिलता हुआ पैर दबाने लगी। मुरारी बाबू आसमान में उड़ती अबाबिलों को देखने की निरर्थक चेष्टा करते रहे। कुछ देर खामोशी रही, फिर उन्होंने गहरी सी सांस ली। घर खामोश था। गौरी उनकी तकलीफ को समझ रही थी। जब भी वह इस तरह चुप लेटते तो सिर्फ किशन की बात सोचते रहते। कई बार किशन के पास जाना हुआ, पर वहां से हमेशा दुखी होकर ही लौटना पड़ा। ऐसे क्षणों में यह पुराना घर ही उन्हें पनाह देता। मुरारी बाबू को यह अफसोस भी है कि किशन ने कभी उनका सुख दुख नहीं पूछा, सिर्फ फर्ज अदायगी के लिए रुपए भेज देता है, 50 लोगों की दवा करता है, पर खुद अपने माँ बाप की हारी बीमारी से उसे कोई मतलब ही नहीं रहता। बहुत हुआ तो हालचाल पूछकर चलते वक्त सैंपल वाली दवाइयों में से कोई शीशी दे दी और कह दिया, वहां से लिखना कोई फायदा हुआ या नहीं। और इस बेगानेपन की वजह से उन्होंने कभी वे लाई हुई दवाइयां पी ही नहीं। उन्हें उठाकर कागज पत्तर वाली अलमारी में रख दिया। दोनों ने ही उस निपट अकेलेपन को स्वीकार कर लिया था। सारे आसरे छोड़ दिए थे। होली दीपावली पर किशन के पास कानपुर जाने के लिए 2-4 रस्मी खत आते जाते, फिर मुरारी बाबू कोई ना कोई बहाना करके कानपुर जाने की बात टाल जाते। किशन जोर भी नहीं देता था। वे सब बातें कभी कभी उनके दिमाग में घूमने लगती और चुपचाप लेटकर सूनी आंखों से अंधेरे में धंसते उस घर को देखते देखते गहरी सांस खींचते रहते। गौरी पार्टी के पास सरक आई थी। बोली, ना हो तो कुछ दिनों के लिए किशन के पास ही चले चलो, कुछ मन बदल जाएगा। अरे वहां निभा नहीं होगा गौरी। अब हम अपनी देहरी छोड़कर परदेश में आखिर आखिरी वक्त का इंतजार करें। मुरारी बाबू कहते कहते रुक गए। उनके होंठ कांपते रहे। गंदे मोम सी उनकी आंखों में तरह तरह के भाव डूबा उतरा करते थे। तभी चील की आवाज के उस सन्नाटे को चीर दिया था। गौरी एक क्षण के लिए उस आवाज से कांप गई थी। उसकी आंखें मुंडेर की ओर उठ गई। चील वही मुंडेर के कोने पर बैठ गई और अपनी आंखों पर जोर देते हुए मुंह बिगाड़कर वह बुदबुदाई भी थी। अरे ये कमबख्त चील हमेशा यहीं आकर बैठती है, जरा उठकर उड़ाना तो। मुरारी बाबू ने बात अनसुनी कर दी। चील एक बार फिर चीखी तो चारों तरफ शमशान सा सन्नाटा छा गया। अरे इस मनहूस ने यही कोना देख रखा है, गौरी बोली तो मुरारी बाबू जैसे तैसे अपनी छड़ी लेकर उठे। मुंडेर के पास दीवार पर उन्होंने छड़ी 2-4 बार पटकी तो चील चीखती हुई उड़ गई थी। बहुत देर तक चील की आवाज की गूंज आंगन में कांपती रही। शाम का सन्नाटा और घर के ऊपर चक्की काटती चील की आवाज से गौरी का दिल थर थर कांपने लगा था। मुरारी बाबू गुमसुम लेटे थे। उन्होंने अपने दांत निकालकर सिरहाने रख लिए। दांत निकाल कर रखते ही उनका चेहरा बदल जाता था। अजीब सी निराहता चेहरे पर आ जाती थी। जब वह कुछ सोचते तो अपने मसूड़े चूसते रहते और उनके मुंह पे से चुक चुक की आवाज सी आती। सोचते सोचते वह धीरे से बोले, किशन समझता है कि रुपए भेज दिए, बस उसका फर्ज खत्म। लंबी खामोशी के बाद एकाएक उनसे यह बात सुनकर गौरी समझ गई कि उनके मन में भी अब वही कुछ घुमड़ रहा है। बातें भी तो कुछ रह नहीं गई करने के लिए। इतने लंबे बरसों की जिंदगी में जैसे सब हजारों बार दोहराया जा चुका है। और मुरारी बाबू को भी बार बार वही बातें कचोटती रहती, किशन की तरह तरह की बातें जो उन्हें सताती हैं। और तब उतरते अंधेरे को वह चुपचाप ताकते रहते हैं। 3 साल उन्हें कहते हो गए कि 2 दिन के लिए उनके साथ हरिद्वार और ऋषिकेश चला चले, पर उसे वक्त ही नहीं मिलता। मन तो गौरी का भी भटकता है, पर जब मुरारी बाबू बकने झकने लगते हैं तो वह चुप हो जाती है। बोलती भी है तो धीरे से कि शायद उसे वक्त नहीं मिल पाता हो, क्या करे। साल में 10 चक्कर ससुराल के लगते हैं, उसके लिए वक्त मिल जाता है। आज साली का ब्याह, आज मुंडन है, कल पट्टी पूजा है, परसों उसके ससुर की तबीयत खराब है, मेरी तबीयत इतनी खराब है, तभी चला आता।
तुमने अपनी तबीयत खराब की खबर दी थी उसे? गौरी कुछ तेजी हो। उसने कभी फिक्र रखी है? मुरारी बाबू भी तैश में आ गए। दुनिया दिखाने की बातें हैं, यही निपटा जाए तो बहुत है। यह कहकर वह चुप हो गए। उनके मुंह से चुक चुक की आवाज आ रही थी। रात झुकती आ रही थी और मकान अंधेरे में डूबता जा रहा था। गौरी उठकर खाना बनाने चली गई। मुरारी बाबू चुपचाप पड़े रहे। उनकी नजरें घर की चारदीवारी पर घूमकर लौट आती थी। घर दिन ब दिन खस्ता होता जा रहा है। मुंडेर उखड़ गई, छज्जे जहां तहां से झुक गए। सामने वाली दीवार में कुबड़ सा निकल आया। हर रोज नाली रुक जाती है, उसकी भभक से घर भरा रहता है। बहुत पुराना हो गया है मकान। बारिश के दिन आते हैं तो मुरारी बाबू का दिल धड़कने लगता है। पता नहीं कौन सी छत बैठ जाए, कौन सी दीवार धसक जाए। बैठक वाली दीवार पर बोझ बहुत था, सो उन्होंने उसके ऊपर बना गुसलखाना उतरवा दिया था। पीछे जो नई धान मिल लगी है, उसने मकान की चूल्हे और भी हिला दी। मशीनें चलती हैं तो पूरा घर थरथराता रहता है। धरती के नीचे धमक आती है, दीवार से पप्पड़ उखड़ रहे हैं, संदों से मिट्टी झड़ती रहती है। घर में कोई धनी दियर होता तो मजाल थी कि ऐन पिछवाड़े या दूसरी मशीन लग जाती। चुंगी में दौड़ धूप करने की बात थी। घर के सामने का नीम श्यामलाल ने कटवा लिया, इसलिए कि कोई क्या कर लेगा। मशीन चलती है तो उसका दिल और धड़कने लगता है, फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। घंटों एक बंधी हुई खामोशी छाई रहती है, जैसे सब ठहर गया। पूरे घर में एक अजीब सी गंध आती है। अलमारियां, दीवारों और गुसलखाने से, कपड़ों और रुकी हुई नाली से, तुलसी के गिरोए और पूजा की चौकी से। पर रात को लेटते वक्त जब गौरी सब किवाड़ बंद करती है तो लगता है कि वीरानों के दरवाजे बंद हो गए। खुले हुए किवाड़ों से कमरे टूटती सी सांसें लेते हुए लगते हैं। खिड़कियां अंधी आंखों की तरह झांकती है। गौरी लालटेन धीमा करके सिराने रख लेती है। तब लगता है कि अंधेरे कुएं के तले में बैठे हों। अंधेरे की दीवारें और ऊंची हो जाती हैं, पर एक पहचान भरी गंध उन्हें छा लेती है। सिराने रखी लालटेन से भी कुछ ऐसी महक फूटती है जिसके बिना शायद नींद नहीं आती। वैसे बहुत रात गए तक दोनों की नींद नहीं आई। फिर अब कौन सो जाता है पता नहीं चलता। सुबह आंख खुलती है तो घर सुरमई धुंधले में डूबा होता है। जे के नीचे लगे कड़ों में बरसों पुरानी डोरियों के टुकड़े धीरे धीरे कांपते हैं। किशन की शादी में झंडियां बांधी गई थी इन कड़ों से। बड़े कमरों में पंखों पर गेरू की धुंधली धुंधली थापे लगी हुई हैं। किशन का पहला लड़का हुआ तो सतवंती ने लगाई थी। और धूप की तिकोनी झंडी जब सामने वाली दीवार पर उतर आती है तो सब कुछ बदल जाता है। अंधेरे में घुसा हुआ मकान ऊपर उठने लगता है। यूं भी सुबह भी कोई बात करने को होती नहीं। दोनों अनजान से पड़े रहते। तभी किसी को खांसी आ गई या करवट लेने से मुंह से कर्रा निकल गई तो दूसरा सहसा ही संबंध सा महसूस करने लगता है। क्यों, क्या हो गया, सर्दी तो नहीं खा गए? और दिन की शुरुआत हो जाती है। पर उस दिन मुरारी बाबू खाना खाकर गए तो शाम तक नहीं लौटे। गौरी जानती थी कि वैद्य जी के सिवाय वह कहीं और नहीं जा सकते। पिछले काफी दिनों से वह देख रही थी कि वह सुबह निकलते हैं, शाम गए ही वापस आते हैं। कई बार वह धीरे धीरे बुनबुनाई, पर मुरारी बाबू पर उसका कोई असर नहीं हुआ। गौरी को यह बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर वह भी तो आदमी है, कैसे इतना वक्त काटे। और पिछले संशय फिर मन में रेंग आते। सतवंती से बात करने में इन्हें रस आता है। अपने दुखड़े रोते होंगे और सिर हिला हिला कर वह सुनती होगी। यहाँ ऐसा कौन है जिसे कोई अपने मन की दुख विपता कहे? आखिर वह भभक ही पड़ी। हमारे ख्याल से तुम अपना खाना भी वहीं मंगवा लिया करो, बेकार लौटना पड़ता है। यह बात मुरारी बाबू को तीर सी लगी थी। चोट संभाल नहीं पाए तो बोले, तुम समझती हो मैं खाने का मोहताज हूँ? मोहताज तो तुम मैं हूँ, तुम काहे के होगे? शर्म नहीं आती इस उम्र में? अब जवानी फिर से लौट कर नहीं आएगी। चुप रह चंडाल, बेशरम कही की। मुरारी बाबू का पूरा शरीर पारे की तरह थरथरा रहा था। पूरी उम्र कट गई आराम से ना, इसलिए तो जो मन में है अब कर लो, काहे को कलक रह जाए। गौरी भरी हुई थी और गुस्से में मुरारी बाबू ने बड़ी तबाही बातें बकी। गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर कोसा था। दाल की पतीली फेंक दी थी, तरकारी नाली में डाल दी थी। और गौरी बहुत देर तक बीती जिंदगी के दुख याद कर करके रोती रही थी। रात में ही मुरारी बाबू को दिल का हल्का दौरा पड़ा था। एहसास होते ही वह पानी लेकर गई थी तो उन्होंने गुस्से से गिलास फेंक दिया। सिर दबाने बैठी तो उन्होंने उसके हाथ झटक दिए। सुबह छत की दीवार पर धूप की तिकोनी झंडी फिर चमचमाने लगी।
गौरी बिल्कुल पिघल गई थी, पर जब मुरारी बाबू ठीक ठाक उठे तो फिर अकड़ गई। शाम को जब उन्होंने ऐलान किया कि वह 2-3 दिन में अकेले ही हरिद्वार जा रहे हैं तो अंधेरा फिर बढ़ गया और मकान नीचे धसकने लगा। झगड़ा बढ़ता ही गया था। मुरारी बाबू तो हरिद्वार नहीं गए, पर गौरी किशन के पास कानपुर चली गई। तब मुरारी बाबू को लगा था कि इस बार सचमुच उनके बीच का कुछ टूट गया था। घर और भी अकेला हो गया था। जब वह अकेले लौटते तो सब परिचित गंध उन्हें छा लेती, पर कुछ था जो फिर भी नहीं होता। वह था आखिर जी उगताने लगता, पर भीतर कहीं उन्हें यकीन था कि किशन अपने आप गौरी को पहुंचा जाएगा या उसकी चिट्ठी आएगी, वह उन्हें भी वहीं बुला लेगा। शाम डूबते ही जब वह वैद्य के यहाँ से लौटते, दरवाजा खोलते ही चिट्ठी खोजते, पर किशन के पास से कोई खत नहीं आया। मनी ऑर्डर आया तो उसमें 10 रुपये कम थे और एक लाइन थी कि अम्मा अच्छी तरह से हैं, अपना ख्याल रखेगा। फिर खत आया था कोई 3 हफ्ते बाद कि गौरी को दमा। इस बीच फिर उबर आया था, दवा दी है, अब काफी आराम है। इन सूचनाओं से उन्हें एक अव्यक्त सुख भी मिलता था, पर इससे ज्यादा दुख भी होता था कि उनकी परवाह किसी को नहीं। माँ और बाप दो में से शायद लड़के को ही ज्यादा चाहते हैं। बाप तो जैसे गैर होता है। एक बार जब दिल का दौरा पड़ा तब भी उनकी किसी ने फिक्र नहीं की थी। किशन के खत उन्हें और भी अकेला कर जाते थे। मन में जो कुछ गौरी के लिए था वह साथ छोड़ने लगता। 24 घंटे तो वैद्य जी के यहाँ बैठा नहीं जा सकता। ऊब ऊब कर घर लौटते तो मन घबराता। सर्दी भी पड़ने लगी थी। लंबी रातों में जब आंखों से नींद उड़ जाती तो वह अकेले पड़े पड़े इधर उधर ताकते कि मकान बैठता जा रहा है। ऐसे में पिछवाड़े की चारा मशीन और धान मिल चल पड़ती तो उनकी घबराहट और भी बढ़ जाती। 2 महीने हो गए थे गौरी को गए, पर उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो वह कानपुर नहीं जाएंगे। एक दिन खुद घबराकर गौरी ही भागी आएगी। यही सोचते लेटे थे कि कहीं बिल्ली रोने लगी। रजाई लपेटकर वह बैठ गए थे और अंधेरे को टुकुर टुकुर ताकते रहे। सर्दी की वजह से जोड़ों में काफी दर्द होने लगा था। लगता था बदन अकड़ कर रह जाएगा, खाट से उठा भी नहीं जाएगा और यहीं पड़े पड़े उनकी देह अकड़ जाएगी, कोई पास नहीं होगा। रह रहकर दिल बहुत घबराया। झपकी आती थी, फिर आँख खुल जाती थी और जब आसमान सुरमई पड़ने लगता तो उन्हें लगता कि एक रात और कट गई। ऊपर दीवार पर धूप की तिकोनी झंडी देखकर वह कुछ कुछ निश्चिंत हो गए थे। दर्द के बावजूद नहा धोकर उन्होंने अपने दुखते जोड़ों में पट्टियां बांधी थी और पूजा के आसन पर बैठ गए थे। अगरबत्तियां जलाई तो इस गंध के साथ कानों में पीतल के घंटों की ध्वनि गूंजने लगी थी। गौरी रोज सवेरे तुलसी पर पानी चढ़ाते वक्त घंटी बजाया करती थी, पर तुलसी के पास कोई नहीं था और वह अचकचाकर रामायण पढ़ने लगे थे। तभी बाहर आहट हुई। रामायण से आंख हटाकर मुरारी बाबू ने बाहर की ओर ताका तो कुछ अचरज में पड़ गए। तांगे वाला किसी का सामान रख रहा था। कुछ क्षण बाद ही किशन दिखाई दिया और वह पूजा अधूरी छोड़कर उठ खड़े हुए। बहू भी आई थी और बच्चे भी और नौकर भी। गौरी सबसे पीछे थी। गौरी जब पास से गुजरकर भीतर जाने लगी तो मुरारी बाबू ने बहू की आंखों में हल्का सा इशारा और होठों पर मुस्कुराहट देखी थी और शर्मा गए थे। इसलिए जब सब लोग खाने बैठे तो मुरारी बाबू ने खुद ही कहा था, तुम्हारी अम्मा मुझसे लड़कर चली गई थी किशन। सुना आप हरिद्वार जाने वाले थे, किशन ने कहा तो मुरारी बाबू को अपनी धमकी याद आ गई। बोले, अरे वह तो मैं गुस्से में कह दिया। तुम्हारी अम्मा ने बताया होगा और अपने से लजाते हुए हंसने लगे। इस बार मैं इसलिए आया हूँ कि आप दोनों को हरिद्वार और ऋषिकेश घुमा दूं। कल या परसों चलेंगे, 3 दिन वहां ठहरेंगे, फिर हम लोग सीधे कानपुर लौट जाएंगे और आप लोग यहाँ चले आइएगा। ठीक रहेगा ना? किशन ने कहा। अब देख लेना, मुरारी बाबू ने कुछ कुछ विश्वास करते हुए कहा। शाम को नौकर बच्चों को घुमाने चला गया और कमरे में जब गौरी अपने सिर पर धोती संभालती हुई निकली थी तो बहू शांता की आंखों में फिर से हंसी झलक गई थी। गौरी ने श्रृंगार किया था, मांग में खूब सिंदूर भरा और बहुत दिनों बाद माथे पर बिंदी लगाई। मुरारी बाबू की आंखों में एक बहुत पुरानी तस्वीर झिलमिला गई। बिस्तर लगाते वक्त शांता ने किशन से मजा लेते हुए कहा, आज बाबूजी और अम्मा की खाटें अलग कमरे में लगा देते हैं और बच्चों को बाहर वाले कमरे में कर दे। क्यों? और होठों ही होठों में मुस्कुराई भी थी। किशन के चेहरे पर भी हंसी की रेखाएं उभर आई। बोला था, लगा दो ना, इसमें हर्ज क्या है। जब तक बिस्तर लगे हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। सर्दी और बढ़ गई।
थोड़ी देर में बच्चे भी सो गए। किशन और शांता भी लालटेन बुझाकर सो गए। मुरारी बाबू और गौरी अपने वाले कमरे में लेटे हुए थे। लालटेन धीमी धीमी जल रही थी। अंधेरे में मकान हमेशा की तरह धसकता नजर आ रहा था, पर उस क्षण लालटेन की परिचित गंध के साथ भी वह गंध भी थी जो कभी कभी पूरी तरह छा लिया करती थी। पूरा घर खामोश था। तभी गौरी ने धीरे से पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? और फिर सुबह छत की दीवार पर सूरज की तिकोनी झंडी जगमगा रही थी और मकान जैसे बाहां उठाए धीरे धीरे ऊपर को उठ रहा था।